नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना बातचीत का जो प्रमुख विषय चल रहा है वह है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं। पहला राजवंश गुलाम राजवंश है जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा राजवंश खिलजी राजवंश है, उसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज दोस्तों तीसरा राजवंश प्रारंभ करेंगे और उसका नाम है तुगलक वंश। आइए दोस्तों वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई और तुगलक वंश समाप्त हुआ था 1414 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था। भाई कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। और ग्यासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर लगभग 5 वर्ष तक शासन किया भाई, या 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक की प्रमुख जानकारियां देखिए। ग्यासुद्दीन तुगलक भारत का प्रथम शासक था, या दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम शासक था जिसने दोस्तों गाजी की उपाधि धारण की। गाजी क्या होता है दोस्तों? गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला या काफिरों को मारने वाला गाजी कहलाता है भाई। यानी भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों में ग्यासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने अपने नाम के पहले गाजी शब्द का प्रयोग किया या गाजी उपाधि का प्रयोग किया। गाजी उपाधि का मतलब होता है दोस्तों काफिरों का वध करने वाला, दुश्मनों को मारने वाला या शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो एक तो यहां दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से, कि दिल्ली सल्तनत में गाजी उपाधि का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक, जो भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार ग्यासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत के शासकों में गाजी की उपाधि धारण की। ग्यासुद्दीन तुगलक दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला ऐसा पहला शासक भी था जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया भाई। दिल्ली सल्तनत पर अब तक कई शासक बैठ चुके हैं। कई शासकों ने खिलजी राजवंश में शासन किया है, कई शासकों ने गुलाम राजवंश में शासन किया है, लेकिन दोस्तों जो तुगलक राजवंश है इसके संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले कृषि के विकास के लिए नहरों का विकास करवाया। इसने यहाँ पर कुएं बनवाए दोस्तों, इसने यहाँ पर नलकूप बनवाए। तो यहां से एक अच्छा सवाल बन सकता है कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला वह प्रथम शासक कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया? उसका नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। यहां आप एक और ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया में नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि दुनिया में नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को विश्व में नदियों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को विश्व में नहरों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को विश्व में हजारों झीलों का देश कहते हैं। राजस्थान के उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए आप, ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे इन्होंने गाजी की उपाधि का प्रयोग किया, सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों एक नगर बसाया था भाई, और उस नगर का नाम था तुगलकाबाद। क्या नाम था दोस्तों? तुगलकाबाद। तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था भाई। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों अपनी राजधानी भी बदल ली थी। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर किसको बनाया भाई? तुगलकाबाद। किसको बनाया? तुगलकाबाद। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके तुगलकाबाद को राजधानी बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था भाई। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही इस तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। अब यहां देखिए दोस्तों, आगे एक काफी अच्छा सवाल आने वाला है। ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे इनके एक बेटे का नाम था दोस्तों, उसका नाम था जूना खान। क्या नाम था? जूना खान, जो आगे चलकर
बेटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ भाई, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रारंभ में जूना खां के नाम से जाना जाता था या जूना खान के नाम से जाना जाता था। इस जूना खान के आदेश पर यह अहमद अगाज खान नाम का एक व्यक्ति था भाई। इसने क्या करवाया दोस्तों, इस तुगलकाबाद के पास में एक छोटा नगर पड़ता है यहां से 8 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है अफगानपुर। इस अफगानपुर नामक स्थान पर अहमद अगाज खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया भाई। क्या बनवाया? लकड़ी का एक महल बनाया। अर्थात जूना खान के निर्देश पर अफगानपुर के पास में अहमद अगाज खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया। जब दोस्तों इस लकड़ी के महल में ये जो जूना खान के पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, ये जब इस महल के अंदर प्रवेश कर रहे थे या इसमें जा रहे थे, तब दोस्तों ये लकड़ी का महल टूट जाता है या ये ध्वस्त हो जाता है। तो लकड़ी के महल के नीचे दब जाते हैं दोस्तों कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक की जीवन लीला समाप्त हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1325 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहां हुई भाई? इसकी मृत्यु अफगानपुर में एक लकड़ी के महल के नीचे दबने से हुई भाई। और ये लकड़ी का महल अहमद अगाज खान ने बनाया था। किसके निर्देश पर बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर बनवाया था भाई। एक और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है यह संगीत का घोर विरोधी था। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सुल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जो संगीत का शत्रु था या संगीत का दुश्मन था या संगीत का घोर विरोधी था। उस शासक का नाम गयासुद्दीन तुगलक ही था। एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की प्रारंभिक जानकारी। गयासुद्दीन तुगलक को भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। 1320 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अधीन तुगलक राजवंश की स्थापना की भाई। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक लगभग 5 वर्ष तक तुगलक वंश की सत्ता संभालते हैं। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा या प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की या अपने नाम के पहले गाजी शब्द का प्रयोग किया। गाजी का मतलब होता है दोस्तों काफिरों का वध करने वाला। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी उपाधि के अलावा भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया भाई। या भारत में नहरों का निर्माता किस शासक को कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक को कहते हैं। ध्यान रखना वर्तमान समय में नहरों का देश तो पाकिस्तान को कहते हैं, नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं और झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया जिसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। तो दिल्ली के स्थान पर तुगलकाबाद को राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक था। इस गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद के निकट एक अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी के महल में प्रवेश करते समय जब ये लकड़ी का महल टूट जाता है तो इस कारण वह उसके नीचे दब जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। पूछ लिया जाए कि अफगानपुर में ये लकड़ी का महल बनाया किसने था? यह अहमद अगाज खान ने बनाया था। और किसके निर्देश पर बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक के निर्देश पर बनाया था। ध्यान रखना गयासुद्दीन तुगलक भारत में संगीत का घोर विरोधी माना जाता है। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसे दिल्ली सल्तनत में संगीत का घोर विरोधी या संगीत का शत्रु कहा गया? उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में इसके बेटे जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश में ऐसे शासक रहे हैं जिनके सबसे ज्यादा उपनाम हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि तुगलक वंश में किसी भी राजा के उपनाम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों एग्जामिनर का फोकस मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों सबसे ज्यादा उपनाम है। देखिए आप, मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। पूछ लिया जाए
कि दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक को असफलताओं का बादशाह कहते हैं, तो उसका नाम आ जाएगा भाई मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी भी कह सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। यदि नाम बड़ा लगता है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए एमबीटी। ठीक है दोस्तों। असफलताओं का बादशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसने कई ऐसे अभियान प्रारंभ किए थे जिसमें इसको हार मिली थी या हार का सामना करना पड़ा था। कई जगह तो दोस्तों इसके हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत कम सैनिक वापस जिंदा बचकर आए थे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड जो टॉमस नामक इतिहासकार था, एडवर्ड टॉमस, इसने धनवान का राजकुमार बताया है भाई। पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को धनवान का राजकुमार कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। और ये धनवान का राजकुमार नामक ये जो उपनाम दिया है, ये किसके द्वारा दिया गया भाई? एडवर्ड टॉमस के द्वारा दिया गया। यदि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो जूना खान बताना है। यह ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा था जिसका नाम था जूना खान, और आगे चलकर यही जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ग्यासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बनकर दिल्ली के तख्त पर बैठता है या दिल्ली के सिंहासन पर शासन करता है। यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इस मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो उलुग खान इसका मूल नाम था भाई। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? उलग खान। इसका पुराना नाम या वास्तविक नाम क्या था? जूना खान। एडवर्ड टॉम्स ने इसे क्या कहा है? धनवानों का राजकुमार, और इसे असफलताओं का बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को एक सौपनशील शासक कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाए कि दिल्ली के कौन से सुल्तान को सौपनशील शासक कहा जाता है। ये सपने बहुत देखता था दोस्तों, इसलिए इसे सौपनशील शासक कहा जाता है। इसे रक्त पिपासु भी कहते हैं और इसे पागल शासक भी कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये क्रूर स्वभाव के व्यक्ति का था। यानी दोस्तों इसमें सारे तो गुण थे और सारे अवगुण थे। ये ऐसा शासक है जिसे इतिहास में बुद्धिमान शासक भी कहते हैं और मूर्ख शासक भी कहते हैं। तो ये सबसे अच्छा सवाल है दोस्तों इसके उपनामों के मामले में। यदि इसके उपनामों की अपन बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ऐसा शासक कौन सा है जिसे इतिहास में मूर्ख भी बताया गया है और सबसे बुद्धिमान भी बताया गया है। अर्थात सबसे मूर्ख शासक और सबसे बुद्धिमान शासक, ये दोनों विशेषताएं रखने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था भाई। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक कहा गया, इसे एक रक्त पिपासु शासक कहा गया, इसे एक सौपनशील शासक कहा गया, इसे एक बुद्धिमान शासक कहा गया, इसे एक मूर्ख शासक कहा गया, इसे सबसे ज्यादा शिक्षित शासक कहा गया। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसे सबसे विद्वान आदमी बताया गया और इसे अब तक के सुल्तानों में सबसे योग्य सुल्तान बताया गया। किसे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक से। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में तख्त पर बैठने वाला ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे ज्यादा तो शिक्षित था, वो विद्वान आदमी था और जो सबसे योग्य सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके गुणों का बखान। यहां हो जाएगा दोस्तों कि एक पागल शासक था, रक्त पिपासु था, सौपनशील शासक था। ये था दोस्तों इसके अवगुणों का बखान। इसलिए दोनों यहां पर एक ही जगह भी पूछे जा सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसे इतिहास में बुद्धिमान भी बताया गया और मूर्ख शासक भी बताया गया। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों, दिल्ली जो सल्तनत थी इसका सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला जो शासक था, दिल्ली साम्राज्य को अधिक से अधिक फैलाने वाला जो शासक था, वह भी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो दिल्ली सल्तनत में यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला शासक कौन था? उसका नाम दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना की थी भाई, और उस नवीन कृषि विभाग का इसने नाम दिया था अमीर दीवान ए कोही। तो यहां से केवल शॉर्ट में यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दीवान ए कोही क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सल्तनत काल में जो एक नया कृषि विभाग स्थापित किया गया, उसे इसने दीवान ए कोही नाम दिया।
अर्थात दीवान ए कोही के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया कृषि विभाग गठित किया भाई। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने किसानों को सोनधर नामक एक व्यवस्था प्रदान की थी भाई। ये एक इसका सुलभ कार्य था भाई। मोहम्मद बिन तुगलक का किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य था, जिसे सोनधर के नाम से जाना जाता था। सोनधर का मतलब होता है दोस्तों कम ब्याज पर या कम ऋण पर किसानों को पैसा उधार देना, ताकि किसान अपने कृषि क्षेत्र का विस्तार कर सके और अपनी कृषि उत्पादन को बढ़ा सके और कृषि से संबंधित अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो पूछ रहे थे कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने किसानों को सोनदर नामक एक ब्याज की प्रणाली प्रारंभ की थी। उनके लिए सोनदर प्रणाली थी कम ब्याज पर पैसा उधार देना। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को बदला भाई। इसने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित कर ली भाई। कहां स्थापित कर ली? दौलताबाद। और इसी दौलताबाद को इतिहास में देवगिरी कहा गया भाई। इसी दौलताबाद का इतिहास में क्या नाम रखा गया? देवगिरी। ध्यान रखना दोस्तों, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित कौन से नगर को कुतुबुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके द्वारा स्थापित दौलताबाद या देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपने साम्राज्य की राजधानी दौलताबाद स्थापित कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा भी जारी की थी भाई। सांकेतिक मुद्रा के बारे में थोड़ा बाद में बताता हूं, एक बार आपको इस दौलताबाद के बारे में छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। दोस्तों दौलताबाद राजधानी का एक ऐसा स्थान था जहां दिल्ली सल्तनत का उत्तर का साम्राज्य और दक्षिण का साम्राज्य दोनों अलग अलग थे और ये बीच में पड़ता था दौलताबाद। तो यहां से दोस्तों यहां सुल्तान यदि बैठे तो पूरे साम्राज्य पर आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकता था। लेकिन दोस्तों इसका जो ये जो दौलताबाद राजधानी का ये जो कार्यक्रम था ना, ये ज्यादा सफल नहीं हुआ। ना तो सुल्तान के जो सहयोगी व्यक्ति थे या मंत्री परिषद के जो व्यक्ति थे वो इसका महत्व समझ पाए और ना ही आम जनता इसका महत्व समझ पाई। इसलिए इसका यह प्रयास असफल हुआ, ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों एक सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी भाई। और इस सांकेतिक मुद्रा का दोस्तों तांबे धातु की मुद्रा थी। किसकी थी? तांबे धातु की मुद्रा। यह सोने और चांदी के सिक्कों को सुरक्षा प्रदान करना चाहता था भाई, इसलिए उसने उनके विकल्प के रूप में एक तांबे धातु का प्रयोग किया। लेकिन ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इसके द्वारा शुरू की गई इस तांबे धातु की सांकेतिक मुद्रा के कारण एक बार राजकाज खाली हो गया था या खजाना खाली हो गया था, आपातकालीन समस्या आ गई थी। इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा विद्रोह है जिनकी संख्या 34 थी भाई। 34 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। ये जो 34 विद्रोह हुए थे उनमें से ज्यादातर 27 तो दोस्तों दक्षिणी भारत से हो गए थे। 27 विद्रोह तो कहां से हो गए थे? दक्षिण भारत से हो गए थे। तो इस प्रकार दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की यह जानकारी है। इसके अलावा यहां भी आपको मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ विशेष जानकारियां देखने को मिलती है। यहां आप जरूर ध्यान देकर पढ़े, क्योंकि इनमें से दोस्तों एग्जामिनर के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछते जाइए कि जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 36, ध्यान रखना भाई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ये दो भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहां से सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में। ये तो बात हो गई दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और इसके संस्थापक कर्ताओं की। यहां सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जब दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत में शासक कौन था? तो उस समय शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए।
ये दोस्तों एक इब्न बतूता इतिहासकार भी था और एक यात्री भी था। तो पहला छोटा सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था भाई। ये अफ्रीका का यात्री था। कहां का यात्री था? अफ्रीका का। तो इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया। जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत में आया। इस समय भारत का सुल्तान कौन था भाई? दिल्ली के तख्त पर कौन सा राजा बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक ही बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक का नाम बताओ। रेहला। क्या नाम था भाई इसके ग्रंथ का? रेहला नाम था। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइए, रेहला। आगे की जानकारी देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने भारतीय त्योहारों में रुचि दिखाई भाई। ये भारतीय त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। ये एक मुसलमान शासक होने के साथ साथ एक तुर्क शासक था, फिर भी ये भारतीय त्योहार होली और दिवाली में हिस्सा लेता था, अपनी भागीदारी देता था। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वह शासक कौन था जो भारतीय त्योहारों होली दिवाली में हिस्सेदारी लेता था या अपनी भागीदारी प्रेजेंट करता था। तो उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो जाती है भाई। इस प्रकार दोस्तों तुगलक वंश के इस महान शासक का देहांत हुआ, इसकी जीवन लीला समाप्त हुई। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के आगे एक बार केवल मोहम्मद बिन तुगलक का शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक उपनाम थे। इसे असफलताओं का बादशाह कहते हैं। एडवर्ड टॉम्स ने इसे धनवानों का राजकुमार बताया है। इसका वास्तविक नाम जूना खान था। इसका मूल नाम उलग खान था। इसे दुनिया का खान राजमुंदरी अभिलेख में बताया गया। ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि इतिहास में कौन से दिल्ली के सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया। दोस्तों दुनिया का खान राजमुंदरी अभिलेख में बताया गया भाई। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा शिक्षित था, सर्वाधिक विद्वान आदमी था और सबसे योग्य सुल्तान था। इसे पागल भी कहा गया, रक्त पिपासु भी कहा गया, एक सौपनशील शासक भी कहा गया। अतः इतिहास में दोनों का मिश्रण, गुणों और अवगुणों से युक्त शासक यानी सबसे बुद्धिमान शासक और अब तक का सबसे मूर्ख शासक मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताया गया। यह पहला शासक था जिसने दिल्ली साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। इसने एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना की जिसे अमीर दीवान एक को ही कहा गया। इसने किसानों के लिए सोनधर नामक एक आसान ऋण व्यवस्था प्रारंभ की थी जो कम ब्याज पर दी जाती थी। इसने अपनी राजधानी को बदल लिया और अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित की 1327 ईस्वी में। दौलताबाद को देवगिरी भी कहा गया। देवगिरी का दूसरा नाम था कुतुल इस्लाम। इसने एक सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी जो तांबे धातु की थी। इसी के समय भारत में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए यानी 34 विद्रोह हुए, जिसमें से अकेले 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत से हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1326 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसी के समय अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला था। ये मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने भारतीय पर्वों होली और दिवाली में हिस्सेदारी ली। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था भाई फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक भारत में 1351 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा भाई और 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन तुगलक वंश में शासन करता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसे सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। ये दोस्तों अकबर की तरह एक चालाक आदमी था, एक बुद्धिमान शासक था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने भानुदेव तृतीय नामक एक राजा था जो दोस्तों जाजनवार उड़ीसा का था, इसको 1360 ईस्वी में पराजित किया भाई। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने भानुदेव तृतीय को कब पराजित किया था?
1360 ईस्वी में। और ये भानुदेव कहाँ का शासक था भाई? उड़ीसा का था। फिरोज शाह तुगलकी वह शासक था जिसने नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर नष्ट कर दिया था। पूछते रहे कि ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करने वाला तुगलक वंश का शासक कौन था भाई? ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने 1361 ईस्वी में इसे तबाह कर दिया था। और ये ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित था भाई? नगरकोट में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार के कर लगाए थे। दो तो नहीं कह सकते दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत काल था इसमें बहुत ज्यादा कर थे भाई। तो सभी प्रकार के इसने करों को तो समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर केवल 4 ही कर इसने स्थापित कर दिए। एक कर का तो नाम था दोस्तों खराज या खेराज। खराज या खेराज दोस्तों ये लगान कर हुआ करता था, यानी कृषि के ऊपर लिया जाता था। एक होता था दोस्तों खुम्मस कर। ये जो खुम्मस कर होता था ना दोस्तों, ये युद्ध में लूटा हुआ माल होता था भाई। जब ये युद्ध जीत जाता था तो युद्ध में लूटे हुए माल को ये खुम्मस कर के रूप में वसूल करता था। जो लगान वसूलता था उसे खेराज कहता था। गैर मुसलमानों से यह जजिया कर वसूलता था और जो मुस्लिम लोगों की आय का 40वां भाग था उसे यह जकात कर के रूप में वसूल करता था। दोबारा देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के 4 कर थे भाई। लगान वसूली को यह खराज कर कहता था, युद्ध में लूटे गए माल को यह खुम्मस कर कहता था, यह गैर मुसलमानों से लेने वाले कर को जजिया कहता था और मुसलमानों की आय का 40वां भाग जब ये कर के रूप में वसूलता था तो इसे यह जकात कर कहता था। एक दोस्तों इसने सिंचाई का कर भी लगाया था भाई। सिंचाई के लिए इसने सर्ब कर लगाया था भाई। किस नाम से लगाया था? सर्ब के नाम से इसने एक सिंचाई कर भी प्रारंभ किया था, जो कुल उपज का 1/10वां हिस्सा हुआ करता था। कुल उपज का 1/10वां हिस्सा हुआ करता था। इसके शासनकाल में मुख्य रूप से 3 सिक्के चलते थे भाई। एक तो अधा, एक बिक और एक सांसगानी। फिरोज शाह तुगलक के समय मुख्य रूप से 3 सिक्के चलते थे। ये जो सांसगानी है ना, ये दोस्तों इसके द्वारा शुरू किया गया एक नवीन सिक्का था। ऐसा सिक्का जो खुद फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था, उसका नाम था सांसगनी। दोस्तों ये जीतल के मुकाबले स्थापित किए गए थे, या जीतल से कंपटीशन करके इन सिक्कों की इसने स्थापित की थी, या उनसे तुलनात्मक रूप में इनकी स्थापना की थी। जीतल दोस्तों सल्तनत काल में चलने वाला एक तांबे का सिक्का होता था, ठीक है, और जो टक्का होता था वह एक चांदी का सिक्का होता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक तो आधा सिक्का प्रारंभ किया जो जीतल का 50% यानी आधा होता था। एक भिख नामक सिक्का प्रारंभ किया जो जीतल का 25% होता था, और एक सांसगानी नामक सिक्का प्रारंभ किया जो 6 जीतल के बराबर होता था। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन तुगलक वंश की जो महत्वपूर्ण जानकारियां है वो प्रदान की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपके ये जानकारी पूरी समझ में आ गई है तो एक बार मेरे साथ स्पेशल रिवीजन देख लीजिए ताकि आपको यही क्लास में याद हो जाए। आज तुगलक वंश पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश 1320 से 1440 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जो 1320 से 1325 ईस्वी तक लगभग 5 साल तक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। ग्यासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है दोस्तों काफिरों का वध करने वाला। ग्यासुद्दीन तुगलक को भारत में नहरों का निर्माता भी कहते हैं। वर्तमान में नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। इसने तुगलकाबाद नाम का एक नगर बसाया भाई, और इस तुगलकाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली के स्थान पर तुगलकाबाद को राजधानी बनाने वाला शासक ग्यासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद के पास में एक छोटा नगर था, उसका नाम था अफगानपुर। उस अफगानपुर में इसके बेटे जूना खान ने अहमद आगाज खान को कहकर लकड़ी का महल बनवाया। तो इस लकड़ी के महल में जब ग्यासुद्दीन तुगलक प्रवेश कर रहा था उस समय यह लकड़ी का महल टूट जाता है या गिर जाता है। तो उस लकड़ी के महल के नीचे गिरने के कारण ग्यासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ग्यासुद्दीन तुगलक को भारत में संगीत का घोर विरोधी कहते हैं। तुगलक वंश में आगे ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में राजा बनता है इसका बेटा जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजा बना। मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक उपनाम हैं। इसे असफलताओं का बादशाह कहते हैं। एडवर्ड टॉम्स के अनुसार इसे धनवानों का राजकुमार कहते हैं। इसका वास्तविक नाम जूना खान था और इसका उलुग खान मूल नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है भाई। किसके अनुसार? राजमुंदरी अभिलेख के अनुसार। यह सबसे शिक्षित, सबसे विद्वान और सबसे योग्य सुल्तान माना जाता है। इसे पागल सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान और सौकनशील सुल्तान भी कहते हैं। इसीलिए इसमें दोनों गुण और अवगुण दोनों पाए जाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को भारत में दिल्ली सल्तनत में बुद्धिमान शासक
और मूर्ख शासक दोनों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसने एक नवीन कृषि पद्धति प्रारंभ की या नवीन कृषि विभाग शुरू किया जिसे दीवान ए कोही के नाम से जाना गया। इसने किसानों को एक सस्ती ऋण व्यवस्था प्रारंभ की जिसे सोनदर कहा गया। इसने अपनी राजधानी बदल ली। इसने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया 1327 ईस्वी में। इस दौलताबाद को आगे चलकर देवगिरी कहा गया और इस देवगिरी को दोस्तों कुतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। इसने तांबे धातु की एक सांकेतिक मुद्रा जारी की जो दिल्ली के खजाने को खाली करने का सबक बनी। इसी के समय सबसे ज्यादा विद्रोह हुए 34 विद्रोह। इनमें से 27 विद्रोह तो अकेले दक्षिणी भारत से हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया 1333 ईस्वी में और इसने एक ग्रंथ लिखा था इब्न बतूता ने रहला के नाम से। ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने होली दिवाली जैसे भारतीय पर्वों में हिस्सेदारी ली या भागीदारी दी। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक बनता है। 1351 से 1388 ईस्वी तक ये शासन करता है, यानी 1351 में तो राजगद्दी पर बैठता है और 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सल्तनत काल का अकबर कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। इसने ओडिशा के जाजनवार के शासक भानुदेव तृतीय को 1360 ईस्वी में पराजित किया। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर नष्ट कर दिया 1361 ईस्वी में और इसके समय मुख्य रूप से कुछ कर लिए जाते थे जैसे लगान के रूप में खराज कर, युद्ध से लूटे गए माल के रूप में खुम्मस कर, गैर मुसलमानों से जजिया कर, मुसलमानों की आय का 40% जकात कर के रूप में, और एक सिंचाई कर लेता था सर्ब के नाम से, और ये सिंचाई कर कुल उपज का 1/10 होता था। इसके शासनकाल में 3 सिक्के चलाए गए। एक तो अधा जो जीतल का 50% होता था, जीतल एक तांबे का सिक्का होता था, भिक जो जीतल का 25% होता था, सांसगानी ये 6 जीतल के बराबर होता था, और ये सांसगानी नामक नवीन सिक्का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।